Students, Assalamu alaikum and welcome to today's lecture. In this lecture we will learn how to validate users input. Before starting the lecture, let's have a quick summary of the previous lecture. Previous lecture में हमने जो बेसिक टॉपिक था वो ये था कि हम एक पेज से डाटा को दूसरे पेज पे कैसे सेंड करते हैं। जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं फॉर्म्स के अंदर, तो जब हम सबमिट करते हैं तो डाटा जो है वो सर्वर पे ट्रांसफ़र होता है और सर्वर पे कोई एक्शन स्क्रिप्ट होता है जिसने उस डाटा को रिट्रीव करना है और उसके बाद उस डाटा को प्रोसेस करना है। तो हमने ये देखा कि जब हम डाटा को सेंड करते हैं तो वो कुछ सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं जो कि PHP लैंग्वेज जो है वो क्रिएट करती है। वो डाटा वहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है। अब जब हम एक्शन पेज का स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हमें अगर वो वैल्यूज़ चाहिए तो हम उन सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स में से रिट्रीव करते हैं और उन्हें प्रोसेस करते हैं। इसमें हमने देखा कि जब डाटा हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास जो है वो मेथड और एक्शन का एट्रीब्यूट जो है वो की एट्रीब्यूट्स हैं। मेथड के एट्रीब्यूट में हम ये बताते हैं कि जो डाटा सेंड होगा वो किस मेथड से होगा, और एक्शन के एट्रीब्यूट में हम ये बताते हैं कि जब हमारा डाटा सबमिट हो जाएगा हम तो इसकी अगेंस्ट जो कौन सा स्क्रिप्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली ये हम उस एक्शन पेज का जो है वो URL जो है वो बताते हैं कि जब ये डाटा सबमिट होगा तो ये एक्शन पेज या सर्वर साइड स्क्रिप्ट है जो कि इस डाटा को प्रोसेस करेगा। जहाँ तक मेथड की बात है तो इसमें हमने देखा कि मेथड्स जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं वो गेट एंड पोस्ट हैं। जब हम गेट मेथड यूज़ करते हैं फॉर्म के अंदर तो जब डाटा सबमिट होता है तो वो URL के साथ अटैच होके जाता है और हम क्लियरली जो है वो URL जो नेक्स्ट पेज की है उसमें हम देख सकते हैं कि डाटा जो है उसके साथ अटैच्ड है। इसके बरक्स जब हम पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं तो जो फॉर्म की इनपुट होती है यूज़र की वो HTTP रिक्वेस्ट जब जनरेट होती है तो उसके अंदर एम्बेड होके जाती है और वो विजिबल नहीं होती। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम गेट और पोस्ट मेथड्स को कंपेयर करें तो पोस्ट मेथड जो है वो ज़्यादा सिक्योर होता है, जबकि जो गेट मेथड है वो बहुत वीक सिक्योरिटी होती है इसकी। तो जब हमने किसी फॉर्म में यूज़र से कोई सेंसिटिव डाटा लेना होता है तो हम पोस्ट मेथड के थ्रू ही जो है डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक लॉगिन फॉर्म बनाया जिसमें आप यूज़र से जो है पासवर्ड और यूज़र से जो है वो उसका ID ले रहे हैं। अगर आप इसे गेट मेथड से करेंगे तो URL के साथ अटैच होके जाएगा और इसी तरह से जब वो URL हिस्ट्री लिस्ट में जाएगी तो वो डाटा उसके साथ होगा। तो अगर कोई यूज़र जो है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हिस्ट्री को रीड करता है ब्राउज़र अगर, तो आप देख तो वो उस हिस्ट्री जो है URL है उसमें से पासवर्ड और ID को रिट्रीव कर सकता है। इसके बाद हमने डाटा को नेक्स्ट पेजेस पे ट्रांसफ़र करने के लिए एक और मेथड पढ़ा जो सेशन वेरिएबल्स का था। बेसिकली जो सेशंस हैं वो भी प्री डिफाइंड अरे है और ये एक कॉमन मेमोरी की तरह जो है वो बिहेव करती है। हम जितने पेजेस भी बनाते हैं हम उन पेजेस में जब कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसे हमें दूसरे पेजेस पे भी उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड होती है तो हम उसे सेशंस की अरे में डाल देते हैं और नेक्स्ट पेज पे जब हम उस सेशंस की जो अरे है उसे एक्सेस करते हैं और उस वैल्यू को हम रिट्रीव कर लेते हैं। अगर हम
सेशंस की बात करें तो सेशंस को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले जो है हर पेज के स्टार्ट पे सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन के थ्रू एक सेशन स्टार्ट करना पड़ता है। जब हम वैल्यूज़ को रजिस्टर करते हैं या सेशंस की लिस्ट में ऐड करते हैं तो हम $_सेशन और उसके बाद हम जो है उस वैल्यू को कोई नेम देते हैं और फिर कोई उस वेरिएबल को हम जो है कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो जो नेम हम पास करते हैं वो अरे के उस इंडेक्स का नेम बन जाता है और जो वैल्यू हम पास करते हैं वो अरे के उस सेल की वैल्यू होती है। तो जब हम नेक्स्ट पेजेस के ऊपर हम उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो हम $_सेशन और जो नेम हमने दिया था उस नेम से हम एक्सेस करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा कि जब हम गेट पोस्ट और सेशन वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं तो चूँकि PHP में जो है तमाम वेरिएबल्स नेम जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं तो पोस्ट गेट और सेशंस जो हैं वो ऑल कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं। तो हमने उसी तरह से उन्हें यूज़ करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाटा को एक्शन पेज के ऊपर रिट्रीव कर लिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हमने उस डाटा को प्रोसेस करना है। प्रोसेस से मुराद ये भी हो सकता है कि हम ऐसा स्क्रिप्ट लिखें जो कि उस डाटा को जो है डाटाबेस में इंसर्ट कर रहा है, ऐड कर रहा है। और प्रोसेस से मुराद ये भी हो सकता है कि जो यूज़र ने इनपुट प्रोवाइड की है हम उसे देखें कि वो उसे वैलिडेट करें कि वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो उसी फॉर्मेट में है या नहीं जो हमें चाहिए थी। तो बेसिकली ये स्टेप्स कुछ इस तरह से बनते हैं कि हम डाटा को रिट्रीव करते हैं, डाटा को वैलिडेट करते हैं और उसके बाद हम कोई डाटाबेस बेस्ड एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास प्रोसेस है वो ये है कि डाटा को रिट्रीव करना हम सीख चुके हैं। आज के लेक्चर में जो है हम डाटा को वैलिडेट करना सीखेंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम फिर डाटा को डाटाबेस में स्टोर करना सीखेंगे। PHP जो है डाटा वैलिडेशन प्रोवाइड करती है तो उसके लिए हमें जो है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है कि ये इनपुट है जो यूज़र ने प्रोवाइड किया है वो इस एक्सप्रेशन या पैटर्न से मैच करती है तो ये वैलिड इनपुट है। तो सबसे पहले तो हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करके यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करेंगे और फाइनली जो है हम कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ेंगे जिन्हें भी हम यूज़र की इनपुट को प्रोसेस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं PHP में। Basically, a regular expression is a concise notation to describe patterns in strings. हम यूज़र की इनपुट को जब वैलिडेट करते हैं तो हमने देखना होता है कि ये अकॉर्डिंग टू सर्टेन पैटर्न है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें यूज़र नेम की तो हम ये चाहते हैं कि हम एक पैटर्न डिफ़ाइन कर देते हैं। जो यूज़र नेम है वो जस्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं उस पे कंसिस्ट करना चाहिए। अब हमने ये रूल डिफ़ाइन कर दिया। अब ये जो रूल डिफ़ाइन करना है ये रूल्स हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू डिफ़ाइन करते हैं। तो बाद में हम क्या करते हैं कि इन जो यूज़र की इनपुट है उसे PHP फंक्शंस को यूज़ करके हम मैच करते हैं कि वो इस पैटर्न के मुताबिक है या नहीं है। आप एक एग्ज़ाम्पल देखें। इस एग्ज़ाम्पल में हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है। अगर आप इसकी नोटेशन देखें तो ये पाइप सिंबल से यूज़ हो रहा है। हम आने वाली स्लाइड में हम डिटेल में देखेंगे इस एक्सप्रेशन को।
हाँ, इसके बाद आप देखिए कि हमने एक रेंज दी है 0 to 9 के हमारे पास जो है 0 to 9 डिजिट्स होने चाहिए जस्ट, और उसकी लेंथ 2 है। फिर उसके बाद एक डैश होना चाहिए, और फिर हमारे पास 2 डिजिट्स होने चाहिए, फिर एक डैश हो, उसके बाद 4 डिजिट्स हो। तो बेसिकली ये जो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये एक डेट को वैलिडेट करने के लिए एक रूल डिफाइन कर रहा है कि अगर यूज़र जो है वो इस फॉर्मेट के मुताबिक डेट जो है वो एंटर कर रहा है तो वो एक वैलिड डेट होगी, अदरवाइज़ वो एक इनवैलिड डेट होगी। आइए अब हम इस एग्जांपल को जो हमने प्रीवियस स्लाइड में लिखी, हम इसके जो एलिमेंट्स हैं उन्हें डिटेल में देखते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास वो रेगुलर एक्सप्रेशन था जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में लिखा था। इसके आप देखें बिल्कुल स्टार्ट में और बिल्कुल आखिर में पाइप सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स जो हैं वो बेसिकली जो रेगुलर एक्सप्रेशन का स्टार्ट और जो एंड है उसे जो है वो डिनोट करते हैं। इसके बाद आप देखें कि हमने जो है सब पैटर्न्स जो हैं वो लिखने होते हैं। अगर आप डेट की एग्जांपल लें तो जो हमारे पास इनपुट है उसके सब पैटर्न्स इस तरह से बनते हैं कि हमारे पास डे होगा, फिर उसके बाद मंथ होगा और उसके बाद ईयर होगा। तो ये हमारे पास सब पैटर्न्स हैं। आप इन सब पैटर्न्स को देखें तो बेसिकली हमने हर सब पैटर्न में 2 चीज़ें जो हैं वो डिफ़ाइन की हैं। एक है कि कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउड हैं, और दूसरी जो चीज़ है वो है कि इन कैरेक्टर्स की लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। आप देखें कि जो सब पैटर्न 1 है उसमें हमने जो कैरेक्टर्स अलाउ किए हैं वो 0 to 9। इट मीन्स के जो हमारे पास डिजिट्स हैं 0 to 9, इनका कोई सा कम्बिनेशन भी जो है वो वैलिड होगा, और लेंथ जो हमने साइन की है वो 2। इट मीन्स के 0 to 9 डिजिट्स जो हैं उन्हें मिला के जो 2 डिजिट्स का नंबर बनता है वो एक वैलिड इनपुट है डे के लिए। इसी तरह से अगर आप सेकंड पैटर्न सब पैटर्न को देखें तो 0 to 9 और इसकी लेंथ भी 2 है, तो ईयर के लिए भी 2 डिजिट्स जो हैं वो वैलिड हैं। और फाइनली ईयर के लिए आप देखें कि हमने 4 डिजिट्स जो हैं वो लेंथ रखी है, और अगर जब यूज़र 4 डिजिट्स में ईयर लिखेगा तभी वो वैलिड जो है वो इनपुट होगी। इसके बाद आप देखें कि हमने हर सब पैटर्न के बीच में डैश सिंबल रखा हुआ है। तो ये बेसिकली फिक्स्ड कैरेक्टर के सब पैटर्न्स हैं कि अगर हमने कोई किसी कैरेक्टर को फिक्स करना हो किसी लोकेशन पे तो जैसे हम उस कैरेक्टर को लिख देते हैं। और सबसे आखिर में आप देखें कि फर्स्ट पाइप सिंबल और जो है लास्ट का जो पाइप सिंबल था उसमें आपके पास कैप सिंबल है और डॉलर सिंबल है। जो कैप सिंबल है बेसिकली ये मेंशन करता है कि आपने जो मैचिंग करनी है इनपुट के साथ तो वो आपने स्टार्ट से इनपुट को कंपेयर करना शुरू करना है। और डॉलर सिंबल ये बताता है कि आपने जो मैचिंग एंड करनी है तो स्ट्रिंग अगर इसी पैटर्न के मुताबिक एंड हो रही है तो वो एक वैलिड जो है वो इनपुट होगी। तो आप अगर स्टार्ट में और एंड सिंबल जो है वो दोनों को कंबाइन कर दें तो इसका मतलब है कि जो इनपुट है वो स्टार्ट से उस पैटर्न के मुताबिक होनी चाहिए और एंड भी उस पैटर्न के मुताबिक होना चाहिए। तो एग्जैक्टली इसी पैटर्न की है तो वो एक वैलिड इनपुट होगी। तो इस एग्जांपल में हमने जो डिटेल में देखा तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स बनते हैं, जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम उन्हें कुछ इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार्ट और एंड बताना होता है। तो इसके लिए हमारे पास पाइप सिंबल्स हैं। अगर हम और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्टार्ट में और आखिर को मेंशन करें। अगर आप इन्हें स्किप करना चाहते हैं तो उसकी फंक्शनैलिटी पे कोई असर नहीं होगा। इसके बाद हम सब पैटर्न्स
जो है वो डिफ़ाइन करते हैं कि जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन का रूल है उसके जो सब रूल्स हैं हम उन्हें डिफ़ाइन करते हैं। हर सब रूल में हमें एक तो रेंज बतानी होती है कि इस सब इनपुट के लिए कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउड हैं, और सेकेंडली हमें लेंथ बतानी होती है कि ये जो सब पैटर्न है इसकी लेंथ क्या है। तो ये दो वैल्यूज़ मिला के हम जो है एक रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर सब पैटर्न्स या सब रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं। इसके बाद अगर हमें कुछ सब पैटर्न्स ऐसे हैं जिन पे हमने किसी कैरेक्टर को फिक्स करना है, तो उसके लिए जस्ट हम उस कैरेक्टर को लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने @ सिंबल जो है वो ईमेल में होना चाहिए, तो जिस पोजीशन पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे होना चाहिए @ सिंबल, तो आप उसे वहाँ पे जस्ट लिख दें। उसके साथ आपको रेंज या आपको लेंथ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आपने ये मेंशन करना होता है रेगुलर एक्सप्रेशन में कि जो स्ट्रिंग की कंपैरिजन है वो आपने स्टार्ट से करना है या नहीं करना। इसकी आप एग्जांपल लें। आप इस लाइन को देखें तो आपके पास एक इनपुट है, इसमें जो है 12-12-2014। आप देखेंगे ये जो इनपुट है, अगर आप इसे रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, अगर उससे मैच करना शुरू करें तो फर्स्ट नंबर पे 2 डिजिट होने चाहिए, तो वैलिड है। उसके बाद डैश होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि जो थर्ड कैरेक्टर है वो डैश नहीं है, तो ये जो है आपको सब पैटर्न जो है वो जब आप कंपैरिजन करेंगे इस पैटर्न के मुताबिक तो ये एक इनवैलिड इनपुट होगी। लेकिन अगर आप जो हैं वो स्टार्ट से मैच नहीं करते, बल्कि आप पहले 2 कैरेक्टर्स को स्किप कर दें, तो उसके बाद आप जो है मैचिंग स्टार्ट करें, तो सब पैटर्न के मुताबिक ये एक वैलिड इनपुट होगी। तो जो कैप सिंबल है बेसिकली इसमें हमने ये मेंशन करना होता है कि मैचिंग बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करनी है या रेगुलर एक्सप्रेशन के बीच में भी अगर कहीं पैटर्न मिल जाता है तो हम उसे वैलिड समझेंगे। तो अगर हमने कैप सिंबल यूज़ किया हुआ है तो इट मीन्स कि स्टार्ट से मैचिंग करना शुरू करे, और अगर हमने कैप सिंबल यूज़ नहीं किया तो वो बीच में कहीं पे भी अगर उसे पैटर्न मिलता है तो उसे वैलिड इनपुट कहेगा। इसी तरह से हम ये चीज़ भी मेंशन करते हैं कि जो कंपैरिजन है वो स्ट्रिंग के एंड तक जाएगा या नहीं जाएगा। आप ये एग्जांपल देखें, इसमें अगर आप देखें इनपुट तो 12-12-2014 123 ये इनपुट है। जो इसे अगर हम कंपेयर करते हैं वो डेट का पैटर्न जो हमने डिफाइन किया था प्रीवियस एग्जांपल में, तो जब कंपैरिजन स्टार्ट होगा तो पहले 2 डिजिट्स होने चाहिए, फिर डैश वैलिड है, फिर 2 डिजिट्स होने चाहिए और फिर डैश होना चाहिए, ये यहाँ तक भी वैलिड है, और फिर 4 डिजिट्स होने चाहिए, और 4 डिजिट्स भी इसे मिल गए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 1 2 3 एक्स्ट्रा है, तो वो आपको इनवैलिड जो है वो इनपुट कहेगा, क्योंकि आप जो है वो लास्ट तक जो है आपने मैच करना है। लेकिन अगर आप लास्ट तक मैच नहीं करते, आप जस्ट इनिशियल इनपुट को देखते हैं, तो आपको जो है वो पैटर्न जो है वो वैलिड मिलेगा, और ये एक जो है वो वैलिड इनपुट होगी। तो जब आप डॉलर सिंबल यूज़ करते हैं तो डॉलर सिंबल बेसिकली आपको आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि जो इनपुट है उसका एंड और जो हमने पैटर्न डिफाइन किया है उसका एंड सेम होना चाहिए। इट मींस कि जो इनपुट है उसमें ये जो पैटर्न अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एंड पे ये पैटर्न एग्जिस्ट होना चाहिए। तो आप देखेंगे जो स्टार्ट वाला सिंबल था उसके मुताबिक ये पैटर्न बिल्कुल स्टार्ट पे होना चाहिए, और एंड वाला आपको ये बता रहा है कि ये पैटर्न जो है वो एंड पे होना चाहिए। तो अगर आप स्टार्ट और एंड दोनों को यूज़ करें तो फिर ये एग्जैक्ट मैच होगा कि जो पैटर्न है बिल्कुल उसी
के तरह आपकी इनपुट होनी चाहिए, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशंस होते क्या हैं, और अगर हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं तो उसके जो बेसिक पार्ट्स हैं वो क्या क्या होंगे। अगर हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स की बात करें तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा, तो हमें सबसे पहले ये मेंशन करना पड़ता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। तो ये ऑप्शनल चीज़ है। जो सेकंड पार्ट बनता है वो सब पैटर्न्स हैं। उसके लिए हमें जो है अलाउड कैरेक्टर्स और उनकी लेंथ हमने ये मेंशन करना पड़ता है। थर्ड नंबर पे आप देखें तो अगर हमें किसी कैरेक्टर को फिक्स करना हो तो हम वो कैसे करते हैं। नंबर 4 पे हमें ये बताना होता है कि मैचिंग जो है वो पैटर्न ने स्टार्ट पे एग्जिस्ट करना है या नहीं, और इसी तरह से हमने ये बताना होता है कि मैचिंग अगर हम एंड तक कर रहे हैं कि पैटर्न जो है वो इनपुट के आखिर में एग्जिस्ट करता हो या बीच में भी कहीं कर सकता है। तो आइए अब हम कुछ नोटेशंस देखते हैं जो कि इन तमाम पार्ट्स को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होती हैं। सबसे पहले तो अगर हम ये रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं यूज़र की इनपुट को कि पैटर्न जो है वो बिल्कुल स्टार्ट में एग्जिस्ट करता हो, तो हमारे पास कैप सिंबल है। इसी तरह से हमारे पास अगर हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे यूज़र की इनपुट ख़त्म हो रही है तो जो पैटर्न है वो एंड पे एग्जिस्ट करता हो, तो हमें डॉलर का सिंबल यूज़ करना है। अगर हम कैरेक्टर्स को रेंज की शक्ल में बता रहे हैं तो उसके लिए डैश सिंबल यूज़ होता है रेंज को डिफ़ाइन करने के लिए। ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं कैरेक्टर्स जो अलाउड हैं सब पैटर्न के, उन्हें डिफ़ाइन करने के लिए। इसी तरह से हम नेगेशन का सिंबल यूज़ कर सकते हैं कि ब्रैकेट के स्टार्ट में हम कैप सिंबल यूज़ कर लें और उसके बाद हम रेंज दें। तो इसका मतलब ये होगा कि ये कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउड नहीं हैं। आप एक एग्जांपल लें, हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं 0 to 9। इट मींस के 0 to 9 जो डिजिट्स हैं ये पैटर्न में शामिल होने चाहिए। अगर हम नेगेशन करते हैं, नेगेशन 0 to 9, तो इसका मतलब है कि 0 और 9 के अलावा बाकी जो भी इनपुट है वो वैलिड होगी इस सब पैटर्न के लिए। हमने देखा कि अगर हमने एक सब पैटर्न डिफाइन करना है तो उसके लिए बेसिक नोटेशंस क्या हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने लेंथ मेंशन करनी है किसी सब पैटर्न की, तो उसके लिए हमारे पास कौन सी नोटेशंस हैं। अगर हमने कोई फिक्स्ड लेंथ रखनी है तो हम करली ब्रेसेस में वो लेंथ दे देते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि हमने जो है मंथ की वैल्यू के लिए 2 डिजिट्स जो है वो फिक्स किए थे। इट मींस ये इनपुट जो है वो 2 डिजिट्स की होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम लेंथ जो है वो फिक्स करने के बजाय कोई रेंज देना चाह रहे हैं तो n, m यानी मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ, तो हम इस तरह से मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूज़र से नेम लेते हैं और हम ये चाहते हैं कि जो नेम है उसकी मिनिमम लेंथ 5 होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ जो है वो 25 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इसके लिए हम n की जगह 5 यूज़ करेंगे और m की जगह जो है हम 25 यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो लेंथ है वो फिक्स रखने के बजाय हम रेंज की शक्ल में भी लेंथ जो है वो दे देते हैं। इसी तरह से अगर आप लेंथ के लिए क्वेश्चन मार्क यूज़ करें तो क्वेश्चन मार्क जो है वो ये बताता है कि इसकी लेंथ 0 या 1 है। यानी ये क्वेश्चन मार्क अगर आप लिखते हैं तो इक्वल है करली ब्रेसेस 0 और 1। तो अगर हम लेंथ कोई ऐसा सब पैटर्न है जिसमें से किसी कैरेक्टर ने मैक्सिमम 1 टाइम और मिनिमम 0 टाइम्स अपीयर हो सकता है, तो हम उसके लिए बजाय इसके कि हम 0 to 1 लेंथ दें, हम जस्ट क्वेश्चन मार्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें लेंथ देनी है 1 और मोर कैरेक्टर्स की, कि मिनिमम 1 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम जितने चाहे मर्जी हो, तो
इसके लिए हमारे पास जो मेथड है एन और एम की फॉर्म में, तो हमने मिनिमम के लिए 1 और मैक्सिमम को हमने ब्लैंक छोड़ दिया कि मैक्सिमम जितने चाहे मर्जी हो। तो इसी का जो अल्टरनेट है वो हमारे पास प्लस का सिंबल है। अगर हम प्लस का सिंबल लिखते हैं लेंथ की जगह, तो इसका मतलब है एटलीस्ट 1 करैक्टर होना चाहिए इस सब पैटर्न में से। इसी तरह से जो स्टेरिक सिंबल है, इसका मतलब होता है 0 और मोर करैक्टर्स। यानी जब हम लेंथ ये देना चाह रहे हैं 0 और मोर, तो इसके बजाय हम जो है वो जस्ट स्टेरिक का सिंबल यूज़ करें, तो वो भी जो है वो यही फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। PHP में जब हम रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड रेंजेस भी हैं करैक्टर्स के। फॉर एग्जांपल आप \d लिखते हैं तो इसका मतलब एग्जैक्टली यही होता है कि आपने 0 to 9 जो है वो रेंज दी है। तो जहाँ पे आपने अलाउड कैरेक्टर्स जो हैं सब पैटर्न में 0 to 9 लिखने हो ब्रैकेट्स के अंदर, उसके बजाय अगर आप शॉर्टकट यूज़ करें \d, तो उसका मतलब भी 0 to 9 कैरेक्टर्स ही है। इसी तरह से अगर आप \D अपर केस में D को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है निगेशन 0 to 9। इट मीन्स कि अगर आप किसी रेगुलर एक्सप्रेशन की में जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं उसमें 0 और 9 को एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं, तो उसके बजाय आप अपर D जो है वो लिख दें अपर केस में, तो इसका मतलब भी वही होगा जो कि निगेशन 0 to 9 का है। इसी तरह से अगर आप जो अलाउड कैरेक्टर्स की रेंज है वो लोअर केस में A to Z, इसी तरह से अपर केस में A to Z और 0 to 9 जो है वो अलाउ करना चाह रहे हैं। इट मीन्स के जो अल्फ़ाबेट्स जो हैं और डिजिट्स जो हैं वो किसी भी केस में हो और कोई भी कम्बिनेशन हो, आप ये अलाउ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप जो \W जो है इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी वही रेंज जो है वो डिक्लेयर करेगा जो कि A to Z, कैपिटल A to Z और 0 to 9 ब्रैकेट्स के अंदर कर रहा है। अभी तक के लेक्चर में हमने देखा कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन जब लिखते हैं तो उसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं और उन पार्ट्स को लिखने के लिए हमारे पास कौन कौन सी नोटेशंस हैं। आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की, जिसमें हमने यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करने के लिए जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस लिखे हैं। सबसे पहले हम डेट को वैलिडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये रूल डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि यूज़र पहले 2 डिजिट्स में डेट लिखेगा, फिर 2 डिजिट्स में मंथ लिखेगा और फिर 4 डिजिट्स में जो है ईयर लिखेगा। तो अगर आप इसमें पूरी इनपुट में सब पैटर्न्स डिफ़ाइन करें तो जो फर्स्ट सब पैटर्न आता है वो डे के लिए आता है, सेकंड जो सब पैटर्न है वो डैश का सिंबल, इसी तरह से जो थर्ड सब पैटर्न है वो मंथ के लिए, फिर डैश का सिंबल और फिर ईयर। तो ये सब पैटर्न्स हैं। जो हम एक रेगुलर एक्सप्रेशन देखें आप कि हमने इसे पाइप सिंबल से यूज़ किया है और एंड भी किया है, जो कि मेंशन कर रहा है स्टार्ट और एंड रेगुलर एक्सप्रेशन का। फिर आप जो फर्स्ट कैरेक्टर वो कैप सिंबल यूज़ किया हुआ है। इस सिंबल का मतलब है कि जो पैटर्न है यूज़र की इनपुट के बिल्कुल स्टार्ट से मैचिंग करना शुरू करना है। फिर हमने लिखा \D। तो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो \D होता है वो रेंज डिफ़ाइन करता है फ्रॉम 0 to 9। इसकी लेंथ हमने फिक्स की 2 पे। इट मीन्स के जो डे होगा वो 2 डिजिट्स में यूज़र ने लिखना है और जो अलाउड कैरेक्टर्स हैं वो 0 to 9 हैं। फिर आप देखें हमने डैश यानी फिक्स किया डैश सिंबल को, उसके बाद अगेन हमने 0 to 9 और 2 डिजिट्स जो कि मंथ को डिनोट कर रहे हैं।
इसके बाद आप देखेंगे फिर डैश का सिंबल है और उसके बाद फिर 0 to 9 और इसकी लेंथ हमने 4 रखी है। इट मीन्स कि जो ईयर ऐड करना है यूज़र ने वो 4 डिजिट्स का होना चाहिए। और उसके बाद आप देखिए हमने डॉलर सिंबल लिखा है। डॉलर सिंबल का मुराद ये है कि जो यूज़र की इनपुट है उसके आखिर जहाँ से ये सब पैटर्न जो है ये पैटर्न जो है वो मैच कर रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसके बाद कोई मज़ीद कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो आप हमने कैप और डॉलर दोनों यूज़ किए हैं, तो इसका मतलब है कि एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, ना स्टार्ट में कोई कैरेक्टर एक्स्ट्रा हो और ना ही एंड पे कोई कैरेक्टर एक्स्ट्रा हो। इसी तरह से अगर हम CNIC नंबर को वैलिडेट करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो कुछ इस तरह से होगा कि जो फर्स्ट सब पैटर्न बनता है उसमें हमारे पास 5 डिजिट्स होते हैं, फिर डैश सिंबल और फिर 7 डिजिट्स, फिर डैश और फिर 1 डिजिट। तो ये हमारे पास एक वैलिड जो है वो CNIC नंबर होगा। इसी तरह से अगर हम ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करें तो आप देखें कि हमारे पास @ सिंबल से पहले जो है हमारे पास जो कैरेक्टर्स अलाउड हैं उसमें लोअर केस भी लेटर्स आ सकते हैं, अपर केस में आ सकते हैं, 0 to 9 डिजिट्स आ सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ हो सकता है और डॉट। तो ये एक अलाउड कैरेक्टर्स की रेंज है। अगर आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन में देखें तो कैप सिंबल के बाद हमने जो रेंज डिफाइन की है उसमें हमने ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो अलाउ किए हैं। अब इसके बाद हमने प्लस का सिंबल यूज़ किया है। प्लस का सिंबल जो है वो रेंज लेंथ डिफाइन करता है 1 और मैनी। तो एटलीस्ट एक कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम जितने चाहे मर्जी हो हमने उसे हम वैलिड कंसिडर करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे हमने @ जो सिंबल है उसे फिक्स किया है। तो @ सिंबल से पहले की जो इनपुट है वो मिनिमम 1 कैरेक्टर और मैक्सिमम हमने उसकी कोई लिमिट नहीं रखी, और उसमें जो है वो लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर और डॉट, ये अलाउड कैरेक्टर्स हैं। @ सिंबल के बाद आप देखेंगे हमने लोअर केस में A to Z और उसकी लेंथ हमने 3 to 5 रखी है कि @ सिंबल और उसके बाद जो है आप 3 to 5 कैरेक्टर्स होंगे और फिर एक डॉट होगा और डॉट के बाद अगेन A to Z और उसकी जो लेंथ है 2 to 3। तो अगर आप एक ईमेल एड्रेस लिखें फॉर एग्जांपल asad@gmail.com तो आप देखेंगे @ सिंबल से पहले असद वो एक वैलिड नेम है, फिर @ और उसके बाद Gmail 3 to 5 की लेंथ में आ रहा है, ये भी वैलिड है, और उसके बाद .com, तो कॉम की लेंथ जो है वो 3 है और वो लोअर केस में आपने लिखा हुआ है तो वो एक वैलिड इनपुट होगी। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल Gmail जो है उसे अपर केस में लिखते हैं तो वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन के मुताबिक इनवैलिड जो है वो इनपुट होगी। इसी तरह से अगर हम यूज़र नेम है उसे वैलिडेट करें तो हम जो रेंज डिफाइन की हमने इस एग्जांपल में वो देखें A to Z लोअर केस में, A to Z अपर केस में और फिर हमने एक स्पेस दी है। इट मीन्स के लेटर्स अपर लोअर केस में दोनों यूज़ हो सकते हैं और स्पेस ये अलाउड कैरेक्टर्स हैं। अब नेम की जो मिनिमम लेंथ है वो हमने रखी है 5 to 25। तो अगर इस इस रेंज में लेंथ है नेम की तो वो एक वैलिड इनपुट होगी। आखिर में हम एक पासवर्ड को वैलिडेट करने के लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इस पासवर्ड की जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें मस्ट @ सिंबल होना चाहिए, चाहे स्टार्ट में है एंड में है कहीं पे भी है तो एक @ सिंबल लाजमी होना चाहिए पासवर्ड में। आप देखेंगे इसके लिए हमने स्टार्ट और एंड मेंशन किया, हमें कैप और डॉलर सिंबल मेंशन नहीं करना क्योंकि हमने जो है वो ये कंडीशन लगाई है कि कहीं पे भी @ सिंबल होना चाहिए और @ सिंबल जो है उसमें जस्ट एक कैरेक्टर अलाउ करना है जिसकी लेंथ एक ही होगी। तो आपने सिंपली हमने @ सिंबल लिख दिया तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस चीज़ को चेक करेगा कि यूज़र की इनपुट जो है उसमें @ सिंबल जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना हमने अभी सीखा है अभी तक के लेक्चर में।
अब हम देखते हैं कि हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम यूज़र की इनपुट को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं। हमारे पास जो है preg अंडरस्कोर मैच का फंक्शन है PHP में। ये फंक्शन बेसिकली हमें से दो पैरामीटर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट जो होता है वो रेगुलर एक्सप्रेशन, और जो सेकंड पैरामीटर है वो हमारे पास यूज़र की इनपुट होती है। ये फंक्शन बेसिकली सर्च करता है कि जो यूज़र की इनपुट है वो इस पैटर्न के मुताबिक है या नहीं है। अगर यूज़र की इनपुट जो है वो इस पैटर्न के मुताबिक होती है तो ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर यूज़र की इनपुट जो है वो इस पैटर्न के मुताबिक नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। तो हम जो preg अंडरस्कोर मैच का फंक्शन है उसकी रिटर्न वैल्यू के ऊपर हम ये डिसाइड करते हैं कि यूज़र ने वैलिड इनपुट दी है या इनवैलिड इनपुट प्रोवाइड किया है। आइए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक फॉर्म में जो है वो यूज़र से इनपुट लेते हैं और इस इनपुट को हम एक्शन पेज के ऊपर रिट्रीव करते हैं यूज़र की इनपुट को, और उसके बाद हम उसे वैलिडेट करते हैं कि जो है ये इनपुट जो है वो वैलिड इनपुट है या नहीं है। आप देखें कि इस फॉर्म का जो हमने कोड लिखा है, सिंपली हमने HTML कोड लिखा है जिसमें हम जो है फॉर्म के टैग के थ्रू जो है फॉर्म क्रिएट करेंगे। मेथड हमने पोस्ट यूज़ किया है और जो एक्शन हमने पेज का रखा है वो action.php। जो इनपुट फील्ड्स हमने बनाई हैं, पहली फील्ड जिसमें हम यूज़र से नेम ले रहे हैं तो इसका नाम हमने नेम रखा है। अगर आप इसका कोड हम देखें तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम, जिसे हमने एक्शन पेज पे यूज़ करना है। जो ईमेल यूज़र से ले रहे हैं उसका जो है नेम है, हमने वो ईमेल रखा है। जब यूज़र से हम CNIC नंबर ले रहे हैं तो उसका नाम हमने CNIC रखा है, और जो डेट ऑफ बर्थ वाली फील्ड है उसका नेम हमने DOB रखा है। तो हम इस फॉर्म को यूज़ करेंगे और इसके एक्शन पेज को हम डिस्कस करेंगे। जो फॉर्म लिखने का कोड है हम उसे स्किप करते हैं, जस्ट हम इसके एक्शन पेज को जो है डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे हमने एक्शन पेज का कोड स्टार्ट किया और स्टार्ट में हमने PHP का एक ब्लॉक लिखा है। अब यूज़र ने जो है फॉर्म जब यूज़ करेगा उसमें इनपुट प्रोवाइड करेगा और सबमिट का बटन क्लिक करेगा। हमने पोस्ट का मेथड यूज़ किया हुआ है, तो जो डाटा है यूज़र ने जो प्रोवाइड किया है वो जाके स्टोर हो जाएगा $_पोस्ट की जो अरे है उसमें। तो जब हमने उस डाटा को वैलिडेट करना है तो हम पहले उस अरे से डाटा को रिट्रीव करेंगे, और रिट्रीव करने के बाद हम उस पे जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो हैं वो अप्लाई करेंगे। तो अब डाटा को रिट्रीव करने के लिए हमने अरे नेम लिखा $_पोस्ट। अगेन देखें ये ऑल कैपिटल लेटर्स में, इसके बाद ब्रैकेट और कोटेशन मार्क्स के अंदर हमने नेम, यानी जो यूज़र नेम प्रोवाइड कर रहा था, इनपुट फील्ड का नाम नेम था, तो उसी नाम से जो है उसने स्टोर होना था $_पोस्ट की अरे में, और हमने उसी नाम से रिट्रीव किया। इसी तरह से बाकी आप देखें ईमेल, CNIC और DOB, तो ये हमारी इनपुट फील्ड्स के नेम थे जो कि हमने फॉर्म के अंदर मेंशन किए थे। उन्हीं नेम्स के थ्रू हमने जो है इस डाटा को रिट्रीव किया और उन्हें अकॉर्डिंगली हमने जो वेरिएबल्स हैं उसमें स्टोर कर दिया। अब यूज़र की जो इनपुट है वो एक्शन पेज पे हमारे पास आ चुकी है, और वो जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं उनमें आके स्टोर हो गई हैं। अब हमने इस इनपुट को वैलिडेट करना है। अब देखें कि लाइन नंबर 7 जो है इस कोड में, इस पे हमने इफ़ preg अंडरस्कोर मैच रिटर्न्स फॉल्स, हमने नॉट का सिंबल यूज़ किया है, देन हमने एक एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले किया। अब preg अंडरस्कोर मैच का फंक्शन आप देखें तो इसके लिए हमने जो दो पैरामीटर्स प्रोवाइड किए हैं, उसमें आप देखेंगे जो पहला पैरामीटर है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है,
कोटेशन मार्क्स के अंदर, और जो सेकंड पैरामीटर है वो हमारे पास वो वेरिएबल है जिस पे हमने इस रेगुलर एक्सप्रेशन को अप्लाई करना है। आप रेगुलर एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास A to Z, कैपिटल A to Z और स्पेस, ये अलाउड करेक्टर्स हैं, और जो लेंथ है वो है 3 to 25। तो इसका मतलब है हमने जो डॉलर नेम है उसे जब वैलिडेट करना है तो उसके लिए हमने लेटर्स जस्ट जो हैं वो अलाउ किए और स्पेस अलाउ किए, और 3 to 25 उसकी लेंथ जो है हमने अलाउ किए। अब अगर जो डॉलर नेम में वैल्यू आई है वो इस पैटर्न के मुताबिक है तो ट्रू रिटर्न होगा, अगर इस पैटर्न के मुताबिक नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो आप देखेंगे हमने इफ़ की कंडीशन में नॉट preg अंडरस्कोर मैच किया, इट मीन्स अगर ये फंक्शन जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है तो पैटर्न मैच नहीं हुआ, और हमें जो हमने यूज़र को एक मैसेज दिखा दिया कि आपकी जो इनपुट है वो इनवैलिड है। इसके बाद आप देखें कि हमने यूज़र का ईमेल जो है उसे वैलिडेट करना है, और जब हमने डाटा रिट्रीव किया था तो हमने डॉलर ईमेल के वेरिएबल के अंदर हमने जो है यूज़र से ईमेल को स्टोर किया था। अगेन आप देखिए लाइन नंबर 10 पे हमने दोबारा से जो है वो preg अंडरस्कोर मैच का फंक्शन यूज़ किया, उसमें हमने वही पैटर्न डिफाइन किया जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी देखा था, और इस दफ़ा जो वेरिएबल हमने पास किया है वो डॉलर ईमेल है। इट मीन्स कि ये डॉलर ईमेल को इस देखेगा कि वो इस पैटर्न के मुताबिक है या नहीं है, अगर नहीं है तो एक एरर मैसेज एक्शन पेज पे यूज़र को नज़र आएगा। इसके बाद हमने CNIC नंबर को वैलिडेट किया है। अगेन हमने जो है वो preg अंडरस्कोर मैच का फंक्शन यूज़ किया, और वही पैटर्न हमने पास किया जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में डिटेल में देख चुके हैं, और साथ ही हमने डॉलर CNIC नंबर उसे आर्गूमेंट के तौर पे पास किया है। तो ये जो लाइन है 13 और 14, ये 13 लाइन पे चेक करेगा कि CNIC नंबर जो है वो इस पैटर्न के मुताबिक है या नहीं, और फिर एक मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेगा यूज़र को। और फाइनली हमने डेट ऑफ बर्थ जो है उसे वैलिडेट किया है, और उसके लिए हमने डेट का पैटर्न प्रोवाइड किया है preg अंडरस्कोर मैच को, और जब फॉल्स रिटर्न होता है तो हमने एक जो मैसेज है वो यूज़र को जो हमने डिस्प्ले किया। तो अब आप देखें कि इस पूरे एक्शन पेज में हम सबसे पहले यूज़र की जो इनपुट है उसे रिट्रीव कर रहे हैं, और 1 by 1 हमने जो इनपुट है उसे वैलिडेट किया है, और अकॉर्डिंगली हमने जो है मैसेजेस जो हैं वो यूज़र को डिस्प्ले किए। लेक्चर के आखिर में हम कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ेंगे जिन्हें हम यूज़ करके स्ट्रिंग्स को जो है जिन्हें हम स्ट्रिंग्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा कि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और उन्हें जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू हम जो है वो वैलिडेट कर रहे हैं। इसी तरह से जो स्ट्रिंग फंक्शंस हैं हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं इनपुट वैलिडेट करने के लिए, लेकिन वो जो प्री डिफाइंड बिहेवियर है या फंक्शनैलिटी है जस्ट वही प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कॉमन स्ट्रिंग फंक्शंस की बात करें तो इसमें str स्ट्रिंग लेंथ का फंक्शन है। ये फंक्शन जो है आप इसे जो स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे उसकी लेंथ जो है वो रिटर्न करेगा। तो जब हमने यूज़र की इनपुट को लेंथ के लिहाज से रिस्ट्रिक्ट करना हो तो उसके लिए हम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास strcmp स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन है। बेसिकली ये फंक्शन जो है वो दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करता है और ये जो कंपैरिजन होता है वो केस सेंसिटिव होता है। अगर दोनों स्ट्रिंग्स मैच कर जाएं तो 0 रिटर्न होता है। इसी तरह से 1 रिटर्न होता है अगर फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो ग्रेटर हो देन सेकंड स्ट्रिंग, और -1 रिटर्न होता है अगर सेकंड स्ट्रिंग जो है वो इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट स्ट्रिंग। इसी तरह से हमारे पास str केस cmp का फंक्शन भी है। ये बेसिकली केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है। बाकी फंक्शनैलिटीज़ की स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन वाली ही है, लेकिन ये जो कंपैरिजन होता है वो केस इनसेंसिटिव होता है।
फॉर एग्जांपल आपने एक यूज़र से नेम लिया और वो नेम जो है आपने यूज़र ने अपर केस में लिखा था, जो सेकंड फील्ड है उसमें यूज़र ने लोअर केस में नेम लिखा। आप दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर आप स्ट्रिंग कंपेयर के फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो आपको जो है वो ज़ीरो रिटर्न नहीं होगा, यानी दोनों मैच नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग केस CMP से करते हैं तो चूंकि वो केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन होगा तो आपको ज़ीरो रिटर्न होगा कि दोनों स्ट्रिंग्स जो है वो सेम है। आइए हम एक एग्जांपल में इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं। इस फॉर्म में आप देखें कि हम पोस्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि जो एक्शन पेज होगा हम पोस्ट अरे से डाटा रिट्रीव करेंगे। जो इनपुट फील्ड्स हैं आप देखें, सबसे पहले नेम, पासवर्ड जिसका नाम हमने पास रखा है, और पास 1 जो है हमारे पास रीटाइप पासवर्ड के लिए हमने यूज़ किया है। आइए हम इसके एक्शन पेज को डिस्कस करते हैं। इस एक्शन पेज पे आप देखें, सबसे पहले तो हमने जो है वो $_ की अरे से वैल्यूज़ को रिट्रीव किया है। नेम, पास और पास 1 के नाम से वैल्यूज़ थी, और इसी तरह से हमने उन्हें नेम, पास और पास 1 के वेरिएबल्स में स्टोर करवा दिया। इसमें आप एक चीज़ नोट करें कि जो इनपुट फील्ड्स के नेम है लाजमी नहीं है कि हमने उसी नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो जो हमने आप अगर सेकंड लाइन को देखें तो $नेम है, इसकी जगह हम फॉर एग्जांपल $फुल नेम भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल नेम है, कुछ भी एक वैलिड वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। इसके बाद आप देखेंगे हमने जो चेक लगाया है, हमने चेक ये किया है कि जो पासवर्ड की लेंथ है वो 6 से अगर कम है तो वो इनवैलिड होगी। तो हमने सिंपली जो है वो इफ़ स्ट्रिंग लेंथ, उसे हमने पास जो है वेरिएबल, वो जो पासवर्ड था वो हमने आर्गुमेंट के तौर पे पास किया, और हमने देखा कि इज़ लेस देन 6। तो ये फंक्शन बेसिकली जो यूज़र ने पासवर्ड प्रोवाइड किया है उसकी लेंथ को कैलकुलेट करेगा। अगर वो लेस देन 6 है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और जब इफ़ की कंडीशन को ट्रू मिलता है तो वो जो है एरर मैसेज शो करेगी टू शॉर्ट पासवर्ड। आप इसकी एग्जांपल लें। आप देखेंगे इस एग्जांपल में जो नेम ऐड किया है वो बशारत, टाइप न्यू पासवर्ड 1 2 3 और रीटाइप न्यू पासवर्ड 1 2 3। आप देखेंगे जो हमने रूल अभी एक्शन पेज पे लिखा था उसके मुताबिक इस पासवर्ड की लेंथ जो है वो कम है। आप जब आउटपुट देखेंगे इस जब यूज़र जो है वो फॉर्म सबमिट करेगा, डाटा चला जाएगा पोस्ट की अरे में, और जो एक्शन पेज है वो एग्जीक्यूट होगा। अब एक्शन पेज पे हमने जो है ये चेक किया हुआ है कि अगर लेंथ 6 से कम है तो एरर मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो आप देखेंगे आपको जो आउटपुट नज़र आएगी वो टू शॉर्ट पासवर्ड। इसी तरह से जो है हम अगर स्ट्रिंग कंपेयर के फंक्शन को यूज़ करें तो आप देखें उसी जो हम एक्शन पेज का स्क्रिप्ट लिख रहे थे, लाइन नंबर 6 तक हमने डिस्कस किया था। 7 और 8 पे देखें हमने जो है वो strcmp यूज़ किया है, और इससे पास 1 एंड पास 2 पास एंड पास 1 जो है हमने वो दोनों पासवर्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए। अगर दोनों ज़ीरो रिटर्न नहीं हो रहे तो लेस और ग्रेटर का जो सिंबल है वो नॉट इक्वल को रिप्रेजेंट करता है PHP में। इट मीन्स कि अगर दोनों कंपैरिजन के बाद ज़ीरो रिटर्न नहीं हो रहा तो फिर हमें जो है वो पासवर्ड मिसमैच का जो है वो एरर स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है। आप देखेंगे इस एग्जांपल में हमने जो फॉर्म है उसमें इनपुट देखें, आपके नेम की जगह बशारत इनपुट किया है यूज़र ने। अगर आप टाइप न्यू पासवर्ड का इनपुट फील्ड देखें उसमें 1 2 3 3 4 5 6, और जो रीटाइप का है उसमें 1 2 3 2 2 2 2। यानी ये जो लेंथ है वो तो वैलिड है, लेकिन जो न्यू पासवर्ड और रीटाइप न्यू पासवर्ड दोनों मैच नहीं हो रहे। तो जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो लेंथ का एरर तो नहीं आएगा, लेकिन पासवर्ड मिसमैच का एरर जो है वो हमें डिस्प्ले होगा एक्शन पेज के ऊपर। स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि इनपुट पे ऑपरेट होते हैं, और वो इनपुट के जो
या जो स्ट्रिंग है उसके केस को चेंज करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, जिनमें से पहला फंक्शन है str टू लोअर। आप इसे जो स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे ये उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह str टू अपर, ये अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह से u फर्स्ट फंक्शन है जो कि इनपुट के फर्स्ट कैरेक्टर को अपर में कन्वर्ट करता है और बाकी जो कैरेक्टर्स है वो अपने नॉर्मल तरीके में से डिस्प्ले होंगे। इसी तरह से UC वर्ड्स का फंक्शन है जो जिसे आप इनपुट स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं तो हर वर्ड के फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बेसिकली केस रिलेटेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं ये फंक्शंस। अगर आप उसी प्रीवियस कोड में हम ये लाइंस ऐड करते हैं, आप देखेंगे इस कोड में सबसे पहले हमने जो यूज़र ने हमें नेम प्रोवाइड किया है, डॉलर नेम ही हमने स्टोर किया था, हम उसे लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं और उसे इको के कमांड के थ्रू हम डिस्प्ले कर देते हैं। इसी तरह से अपर केस में हमने लाइन नंबर 10 में जो है स्ट्रिंग टू अपर का फंक्शन कॉल किया और वो डॉलर नेम जो है हमने पैरामीटर पास किया, तो वो डॉलर यूज़र प्रोवाइडेड जो नेम है उसे अपर केस में कन्वर्ट करेगा और उसे डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह से UC फर्स्ट का फंक्शन हमने कॉल किया और UC वर्ड्स का। तो ये कोड जो है हमने ऐड किया है अपने एक्शन पेज के कोड में। अगर हम इसे एग्जांपल लें, आप देखेंगे इस एग्जांपल में जो नेम एंटर किया है वो हुआ है बशारत महमूद और जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो कैपिटल है और बाकी तमाम के तमाम लोअर केस में है। अब आप देखेंगे इसमें कोई एरर नहीं है जो हमने प्रीवियसली चेक किए थे। इट मीन्स के जो पासवर्ड लेंथ है वो भी ठीक है और पासवर्ड मिसमैच भी नहीं है, तो वो एरर्स जो हैं वो अब हमें डिस्प्ले नहीं होंगे। जो आउटपुट आएगी जस्ट वो जो हमने फंक्शंस लिखे हैं जिन्हें आउटपुट किया है वही फंक्शंस अपने आउटपुट दिखाएंगे। आप देखें कि सबसे पहले जो आउटपुट में हमें नज़र आ रहा है वो बशारत महमूद ऑल लोअर केस में है, तो ये लोअर केस में कन्वर्ट होने के बाद हमें डिस्प्ले हुआ। फिर जो अपर केस में है हमें वो नेम नज़र आ रहा है। इसी तरह से UC फर्स्ट देखें कि वो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो कैपिटल में है, बाकी अपने नॉर्मल केस में है। और जो UC वर्ड्स है उसमें आप देखें कि दोनों जो वर्ड्स हैं नेम के दोनों फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल है और बाकी नॉर्मल केस में नज़र आ रहे हैं। स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस में कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं जो कि एक स्ट्रिंग के अंदर किसी स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो इन फंक्शंस के थ्रू हम ये देखते हैं कि ये सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती किसी स्ट्रिंग में। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन है वो स्ट्रिंग पोजीशन का फंक्शन है। ये फंक्शन बेसिकली हमें से दो वेरिएबल पास करते हैं, एक स्ट्रिंग और एक सब स्ट्रिंग। ये फंक्शन जो है सर्च करता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो सब स्ट्रिंग है इसकी पोजीशन क्या है। इसी तरह से हमारे पास स्ट्रिंग आर पोजीशन का फंक्शन है। जो स्ट्रिंग पोजीशन का फंक्शन हमने अभी देखा, ये फर्स्ट अकरेंस की पोजीशन जो है वो रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक वर्ड देखें असद में ASAD, तो आप इसमें स्ट्रिंग पोजीशन A की चेक करते हैं, तो जब मैचिंग स्टार्ट होगी तो A उसे 0 पोजीशन के ऊपर मिलेगा, यानी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, तो आपको 0 रिटर्न कर देगा कि जो A है उसकी फर्स्ट अकरेंस जो है वो A के ऊपर 0 पोजीशन पे है। लेकिन जब आप STR पोजीशन करेंगे तो उसकी लास्ट अकरेंस जो है वो रिटर्न होगी। तो इस एग्जांपल में आप असद में देखें जो A है वो एग्जिस्ट करता है 3rd पोजीशन पे या 2nd इंडेक्स पे, तो हमें जो है वो 2nd जो है या 2 रिटर्न होगा। इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर काउंट। इस फंक्शन को हम एक स्ट्रिंग पास करते हैं और एक सब स्ट्रिंग पास करते हैं। तो ये फंक्शन बेसिकली ये काउंट करता है कि ये सब स्ट्रिंग जो है वो कितनी दफ़ा इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है। आइए हम एक एग्जांपल में इन फंक्शंस को यूज़ करते हैं।
बेसिकली ये वही कोड है जो हम प्रीवियस एग्जांपल में यूज़ कर रहे थे। हमने यूज़र से यूज़र का नेम लिया था, पासवर्ड और जो है रीटाइप पासवर्ड के इनपुट फील्ड ली थी। हम यूज़र का जो नेम है उसके ऊपर हम इन फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने यूज़र नेम प्रोवाइड किया और उसमें हमने जो पोजीशन जो सब स्ट्रिंग हमने प्रोवाइड किया वो है कोटेशन मार्क्स के अंदर ए। इट मीन्स ये फंक्शन जो है यूज़र प्रोवाइडेड नेम में से जो ए जहाँ पे फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट करेगा उसकी पोजीशन जो है वो हमें रिटर्न कर देगा। जो लाइन नंबर 14 है, इसमें आप देखेंगे हमने स्ट्रिंग आर पोजीशन का फंक्शन यूज़ किया है, उसे डॉलर नेम ही हमने प्रोवाइड किया है और ए को ही सर्च कर रहे हैं। तो आर स्ट्रिंग आर पोजीशन का जो फंक्शन है वो लास्ट अकरेंस की पोजीशन जो है वो रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन यूज़र प्रोवाइडेड नेम में से सर्च करेगा कि जो ए है वो लास्ट टाइम कब किस पोजीशन पे अकर हुआ है। हाँ, इसी तरह से आप लाइन नंबर 15 देखें, इसमें हमने सब स्ट्रिंग अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन कॉल किया है। इसमें हमने डॉलर नेम जो है वो पैरामीटर के तौर पे पास किया है और ए जो है वो सब स्ट्रिंग के तौर पे पास किया है। तो ये फंक्शन बेसिकली ये काउंट करेगा कि जो यूज़र ने नेम प्रोवाइड किया है इसमें ए कितनी दफ़ा आया है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कोड को तो आप देखेंगे इस फॉर्म में जो यूज़र ने इनपुट प्रोवाइड किया है उसमें जो नेम है वो बशारत महमूद, पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड की फील्ड्स हैं। अब इसमें जो प्रीवियस वाले फंक्शंस हमने यूज़ किए थे जो कि लेंथ और पासवर्ड और न्यू पासवर्ड को कंपेयर कर रहे थे, वो दोनों एरर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये वैलिड इनपुट हैं। इसके बाद हमने जो है वो लोअर केस अपर केस वाले फंक्शन यूज़ किए थे, वो अपनी आउटपुट दिखा रहे हैं। आप देखेंगे वो लोअर केस में, फिर अपर केस में, फिर यूसी फर्स्ट और वर्ड्स वाला जो फंक्शन था उसकी आउटपुट आई। आप देखेंगे जो भी पॉइंट आउट की आउटपुट की लाइन हमने उस पर लिखा हुआ है 1। बेसिकली ये जो आउटपुट है वो स्ट्रिंग पोजीशन की आउटपुट है जिसमें हमने ए की पोजीशन जो है वो फर्स्ट ए की पोजीशन वो रिटर्न हुई थी। तो आप देखेंगे जो बशारत महमूद यूज़र की इनपुट है इसमें फर्स्ट ए जो है वो सेकंड नंबर के ऊपर है। तो ये जो नंबरिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो जो रिटर्न आया है हमारे पास वो 1 या सेकंड पोजीशन है। इसके बाद आप देखें लास्ट अकरेंस ऑफ ए, जिसके लिए हमने स्ट्रिंग आर पोजीशन का फंक्शन यूज़ किया था। तो आप जो यूज़र का नेम है इसमें आप देखेंगे जो लास्ट टाइम ए आया है उसकी पोजीशन जो है वो 11 बनती है, जिसमें स्पेस भी काउंट होगी और इस वजह से उसने 10 रिटर्न किया है। आखिर में आप देखेंगे नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ए के, जिसमें हमने ये चेक किया था कि जो है सब स्ट्रिंग को काउंट किया था हमने कि ए कितनी दफ़ा है। तो आप देखें जो यूज़र की नेम है उसमें 4 टाइम्स जो है वो ए आया हुआ है, तो इसने सब स्ट्रिंग को काउंट किया और हमें रिटर्न कर दिया। लेक्चर के आखिर में हम आज के टॉपिक्स को समराइज़ करते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं पीएचपी के अंदर। तो बेसिकली जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं वो एक पैटर्न या रूल डिफ़ाइन करते हैं यूज़र की इनपुट के लिए, जिसे हम बाद में वैलिडेट करते हैं। तो इसमें हमने जो बेसिक नोटेशंस हैं वो सीखी। एक रेगुलर एक्सप्रेशन के जो बेसिक पार्ट्स हैं उन्हें हमने डिटेल में देखा। इसके बाद हमने प्रैग अंडरस्कोर मैच का फंक्शन पढ़ा जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन को अप्लाई करता है यूज़र की इनपुट के ऊपर, और अगर दोनों मैच करते हैं यानी यूज़र की जो इनपुट है वो एक्सप्रेशन के मुताबिक है या रूल के मुताबिक है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिटर्न करता है। इसके बाद हमने कुछ स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शन पढ़े जिसमें स्ट्रिंग लेंथ हमने काउंट करना सीखा, स्ट्रिंग कंपेयर करना, स्ट्रिंग जो है केस इनसेंसिटिव कंपेयर करना सीखा। फिर इसी तरह से हमने कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्ट्रिंग्स के ऊपर कि उसे अपर केस में कन्वर्ट करे, लोअर केस में कन्वर्ट करे
और इसी तरह से फिर हमने एक स्ट्रिंग के अंदर किसी सब स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड करने के फंक्शंस डिस्कस किए। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड मज़ीद मटेरियल स्टडी करना चाहें तो इसके लिए जो ए प्रेस की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, बिगिनिंग PHP एंड MySQL, इसका चैप्टर नंबर 9 जो है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो आप डिटेल में रेगुलर एक्सप्रेशंस और इनपुट को वैलिडेट करने का टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। अब देखें कि अगर हम प्रीवियस 2 लेक्चर्स को देखें तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने यूज़र की इनपुट को एक्शन पेज पे रिसीव करना सीखा। आज के लेक्चर में हमने यूज़र की इनपुट को वैलिडेट करना सीखा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो यूज़र की इनपुट है उसे डेटाबेस में इंसर्ट करना सीखेंगे। तो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने स्क्रिप्ट को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना और उसके बाद डाटा को जो है वो इंसर्ट करना सीखेंगे डेटाबेस में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।